जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग शासन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? पहला है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसका एक संगठित सरकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य के लिए 4 तत्व महत्वपूर्ण हैं। पहला तो पॉपुलेशन, दूसरा भूभाग, तीसरा संप्रभुता और चौथा सरकार। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। राज्य स्टेट शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य है एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं जनसंख्या अर्थात जनता, दूसरा सरकार या सत्ता, तीसरा निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग एवं चौथा संप्रभुता अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णयन के संदर्भ में स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। उदाहरण दे तो 1947 से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हम लोग एक संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था क्योंकि जो भारत की संप्रभुता थी वो अंग्रेजों के हाथ में था। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? आंसर ऑप्शन सी, संप्रभुता या प्रभुसत्ता। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं जनसंख्या, भूभाग, सरकार, शासन या सत्ता और चौथा संप्रभुता जो सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य के इन 4 तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य 3 तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। प्रश्न संख्या 3, भारत के संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यह सही है। दूसरा है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, यह गलत है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए सही है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र
स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर ऑप्शन सी, संसदात्मक प्रणाली। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुकरण करते हुए अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन प्रणाली या व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। प्रश्न संख्या 5, संसदात्मक शासन व्यवस्था में आंसर ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। प्रश्न संख्या 6, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रश्न संख्या 7, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? आंसर ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम यूके। वर्तमान में संसदात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप, जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में
पहला, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। ये गलत है, क्योंकि ब्रिटेन में भी वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका है। जैसे वहाँ नाम मात्र का जो प्रधान है या कार्यपालिका का प्रमुख है वो है सम्राट, लेकिन कार्य करता है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है वह है प्रधानमंत्री। तो यही व्यवस्था हमारे यहाँ भी है। दूसरा है बी है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली। तो ये भी गलत है, क्योंकि ब्रिटेन और भारत दोनों में ही सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। तीसरा है द्विसदनीय विधायिका। तो ब्रिटेन और भारत दोनों की संसदीय व्यवस्था में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई है। तो ये भी गलत है। डी है न्यायिक पुनराविलोकन की प्रणाली। ये सही है, क्योंकि ये भारतीय जो संसदीय प्रणाली है उसमें परिलक्षित होती है, उसमें है, लेकिन ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में ये नहीं है। व्याख्या है भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनराविलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से अलग है, भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों ही संसदीय प्रणालियों में लागू हैं। प्रश्न संख्या 9, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। पहला, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। यह एकदम सही है। दूसरा कथन है भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। यह भी सही है। अगर कोई ऐसा कानून संसद के द्वारा पारित किया गया जो मूल अधिकारों का हनन करती है या संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, तो उसे उच्चतम न्यायालय अवैध घोषित कर देती है और वो कानून फिर पास नहीं होता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। यहाँ तथा वहाँ संसद की सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है, जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। संसद ही सर्वोच्च है ब्रिटेन में। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारती वाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया,
तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने का कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कथन ए सही है, कथन एक सही है। दूसरा कथन के संदर्भ में देखते हैं, संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145(3) में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वर्लित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इसे ही संविधान के पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है या किया गया है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? पहला, संसदीय सरकार, ये विशेषता है। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी है, और संघात्मक सरकार, ये भी है। लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था भारत में नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था अमेरिका में है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? पहला, ए, धर्मनिरपेक्ष राज्य, यह सही है। संसदीय पद्धति की सरकार, ये भी सही है। संघीय नीति, यह भी सही है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, ये गलत है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति नहीं है, बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। प्रश्न संख्या 12, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। अनुच्छेद 75(3) संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे
संसद अर्थात लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। प्रश्न संख्या 13, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, क्या लाभ है? सी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। व्याख्या में हम लोग देखे भी थे। प्रश्न संख्या 14, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन व्यवस्था या प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, यह एकदम सही है। दूसरा है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, यह भी सही है। तीसरा है, भारत का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, यह गलत है भारत के संसदीय प्रणाली के संदर्भ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। अनुच्छेद 75(5) में उल्लिखित है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अनुच्छेद 75(3). इसीलिए कथन 2 भी सही है, क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। प्रश्न संख्या 15, भारत की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदेह है, ये गलत है। दूसरा है, बी है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, बल्कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह है। तो इस तरह से बी भी गलत हो गया। सी है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ये गलत है। डी है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह हैं, यह भी गलत है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुकरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका के कार्यपालिका व्यवस्थापिका या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका
द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार अर्थात मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में, जैसे है यूएसए। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है तथा इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। प्रश्न संख्या 18, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहला, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, यह भी सही है। तीसरा, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह भी सही है। चौथा, भारत एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, यह गलत है। एकीकृत नहीं बल्कि भारत में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2 और 3 सही है, 4 गलत है। भारत में एकीकृत सत्ता का प्रावधान नहीं है बल्कि सत्ता केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। दूसरा, भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, यह भी सही है। तीसरा, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, यह भी सही है। चौथा, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2, 3 और 4 सही हैं। क्यों सही कथन चुनने के लिए कहा गया था?
भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। राज्य नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? आंसर ऑप्शन डी, सत्तावादी सरकार। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है ना कि राजतंत्र। यहाँ गणतंत्र है ना कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। प्रश्न संख्या 21, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। आंसर ऑप्शन ए, भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। प्रश्न संख्या 22, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती है तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं करती है। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार यथा केंद्र और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत संविधान होता है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह सही है। कथन बी, भारत का अपना एक संविधान है, यह भी सही है। दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर मतलब कथन भारत का अपना एक संविधान है, यह सही है, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण भारतीय संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग भारत को प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित
होता है। लोकतांत्रिक शासन का वह एक रूप है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? आंसर ऑप्शन डी, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषता है। प्रश्न संख्या 25, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है? आंसर ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से दृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत, क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए हैं। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही है। प्रश्न संख्या 26, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? आंसर ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही इसका कार्य सीमित नहीं है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? आंसर ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या न्याय, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में
नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनैतिक समानता या न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। प्रश्न संख्या 29, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? आंसर ऑप्शन ए, जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? आंसर ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका में सत्ता केंद्रीकृत होती है, जैसे ब्रिटेन में, यूके में है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, पहला कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही है। दूसरा बी, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, यह भी सही है। सी, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, यह भी सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका अर्थात संसद को भंग नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 32, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। यह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। प्रश्न संख्या 33, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि आंसर ऑप्शन सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में
प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनाव समय समय पर चुनाव होते रहते हैं के माध्यम से सत्तारूढ़ दल या सरकार को पराजित कर हटा देती है। प्रश्न संख्या 34, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की ज़रूरत होती है, इसीलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। प्रश्न संख्या 35, भारत एक गणतंत्र है, जिसका अर्थ है सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वह वंशानुगत नहीं होता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। प्रश्न संख्या 36, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। ऑप्शन ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। आंसर ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। प्रश्न संख्या 38,
भारतीय संविधान कैसा है? आंसर ऑप्शन डी, आंशिकतः कठोर और आंशिकतः लचीला। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना गया है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 39, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? आंसर ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियाँ एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। प्रश्न संख्या 40, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, यह सही है। दूसरा, कारण आर, उसने एक बहुशक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन जो आर है वो एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। इस तरह से इसका आंसर बी सही है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच मध्य शक्तियों का स्पष्टतः बंटवारा विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। प्रश्न संख्या 41, कथन ए, भारत एक संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, यह एकदम सही है। दूसरा आर, कारण भारत एक संघीय राज्य नहीं है, यह गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 42, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? आंसर ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षण में प्रमुख है लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद आदि। इनमें
से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है, ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राज्यों संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाता है। यद्यपि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना समुचित उत्तर है। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? आंसर ऑप्शन सी, एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधान मंडल आदि। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल या एकहरी नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 44, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संवैधानिक संकट। ये तीनों भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक के तत्व हैं। बाकी बात लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और एक सर्वोच्च न्यायालय, ये संघात्मक व्यवस्था के तत्व हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्रम संख्या 4, 6 और 7 पर उल्लिखित तत्व ही भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व, यूनिटरी एलिमेंट्स या फीचर्स हैं। क्रम संख्या 1, 2 और 3 पर उल्लिखित सभी तत्व परिसंघीय व्यवस्था कौन है? ये पहला, दूसरा और तीसरा परिसंघीय व्यवस्था,
संघीय व्यवस्था। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? पहला, राज्यपालों की नियुक्ति। दूसरा, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। और तीसरा, अखिल भारतीय सेवाएं। ये तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 46, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, एकदम सही है। दूसरा, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, यह भी सही है। तीसरा, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं संप्रभुता संपन्न हैं, ये गलत है। विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं, ये भी गलत है। बोला है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 1 और 2 सही हैं। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है। यद्यपि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। इस तरह से कथन 1 और 2 सही हैं और 3 और 4 गलत हैं, क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं विदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं हैं और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है। मतलब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद जिला कोर्ट। संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है। प्रश्न संख्या 47, कथन ए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, सही है। कारण है आर, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, यह भी सही है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। इस तरह से ए कथन है भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। क्यों निर्वाचित होता है, इसका कारण क्या है? तो कारण है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र का अर्थ है कि जो देश का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वह वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि उसका क्या होता है, निर्वाचन किया जाता है, उसको चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। इसमें कोई अनुवांशिक शासक नहीं होता है तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं।
प्रश्न संख्या 48। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, सही है। दूसरा है, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ए और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनावों में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। प्रश्न संख्या 49। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी और डी जयप्रकाश नारायण। इन दोनों ने दल विहीन प्रजातंत्र को प्रस्तावित किया था। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। प्रश्न संख्या 50। कथन ए, भारत की संघात्मक रचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, सही है। इसका कारण है आर, विविधताओं के समन्वय से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, यह भी सही है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समन्वय से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। प्रश्न संख्या 51। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, एकदम सही है। दूसरा कारण है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है, ये भी सही है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में
मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं कालों से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं। प्रश्न संख्या 52 कथन ए महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। एकदम सही है। कारण आर भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। यह भी सही है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों ए और आर सत्य हैं। आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 53 भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है। ए इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। सही है। दूसरा है बी है इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ये भी सही है। सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ये भी सही है। और डी यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ये भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी सही हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके बृहत होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है। प्रश्न संख्या 54 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। यह सत्य है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। प्रश्न संख्या 55 निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ये भारतीय संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ये अमेरिकी संघराज्य की विशेषता है। बाकी भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन,
स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है तथा भारतीय संघ को राज्यों इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। प्रश्न संख्या 56। निम्न दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, सही है। इसके अर्ध संघात्मक कहने का कारण क्या है? आर, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। तो ये भी सही है, लेकिन भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है उसके अर्ध संघात्मक होने का कारण ये नहीं है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और वह न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है उसे। इस तरह से दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अर्थात केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण इसके गुण के कारण ही इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों सत्य है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 57। कारण ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, सही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। इसका कारण है अर्ध संघात्मक होने का कारण है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, तो ये भी सही है। ना तो एक संघात्मक है और ना ही एकात्मक, इसका मतलब यह अर्ध संघात्मक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे
अर्ध परिसंघीय कहा गया है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अर्थात केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति में या आपात स्थिति के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बसु भी करते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक है। इसी कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा गया है। प्रश्न संख्या 58, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? आंसर ऑप्शन डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। प्रश्न संख्या 59, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? आंसर ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघ संविधान है, सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। प्रश्न संख्या 60, प्रश्न संख्या 60, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? आंसर ऑप्शन डी, केसी वियर ने। केसी वियर, भारत का संविधान अर्धसंघीय है। प्रश्न संख्या 61, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। आंसर ऑप्शन सी, केसी वियर ने। सी नहीं, डी वियर, केसी वियर। ऑप्शन सी, डी, केसी वियर। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी वियर का है। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। आंसर ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर ने ये कहा है, उनका कथन है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। प्रश्न संख्या 63, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया? आंसर ऑप्शन ए, हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों
और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी, F.W. रिक्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। प्रश्न संख्या 64, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? आंसर ऑप्शन बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं, जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। प्रश्न संख्या 65, प्रश्न संख्या 65, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? आंसर ऑप्शन ए, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिक्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कंसेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 66, निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? आंसर ऑप्शन डी, हेनरी फ्योल। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन से समानता का समर्थन किया है। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 67, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है। आंसर ऑप्शन सी, W.B. डॉनहम द्वारा। प्रश्न संख्या 68, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा एक नहीं है? आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में माना जाएगा? पहला, शक्तियों का परिसीमन, सही है। दूसरा, विधि के समक्ष समता, ये भी सही है। तीसरा, राज्य सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये गलत है।
चौथा, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये भी सही है। ये तीनों विधि के प्रमुख लक्षण के रूप में माने जाएंगे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 गलत है, बाकी भाग 1, 2 और 4 सही है। प्रोफेसर डाइसी 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के निम्न 3 लक्षण दिए हैं। पहला, विधि की सर्वोपरिता। इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। दूसरा है विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के लिए सभी समान हैं और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। तीसरा, विधिक भावना की प्रबलता। इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, पहला, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये गलत है। दूसरा है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, यह सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। कुछ संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं। प्रश्न संख्या 71, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है मंत्रिमंडल द्वारा सरकार, नहीं। लोकप्रिय सरकार, ये भी नहीं। बहुदलीय सरकार, ये भी नहीं। तो इसका आंसर है डी, सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार, इसके 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। प्रश्न संख्या 72, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? आंसर ऑप्शन
डी स्वयं को पूर्ण विकसित करने का अवसर। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की भावनाओं को, उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं स्वेच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु ये पूर्णतः एक उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव एवं स्वेच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य आदि दूसरों पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वह स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। संख्या 73 समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। ऑप्शन ए सही है। विशेषाधिकारों का अभाव अर्थात सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान हैं। प्रश्न संख्या 73 की व्याख्या देखते हैं। समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। प्रश्न संख्या 74 भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है और भारत के भी राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। एक बार इस पॉकेट वीटो की शक्ति का उपयोग या प्रयोग जेली सिंह ने किया था। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों को पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति
भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास है। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 75, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत के सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? आंसर ऑप्शन बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोगों के प्रतिवेदन संख्या 12, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, द हार्ट ऑफ गवर्नेंस में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 76, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? पहला, अंतरराज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, सही है। दूसरा, वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषद, इसको भी आवश्यक माना गया है। सी, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी आवश्यक माना गया। इस तरह से इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है। अंतरराज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतरराज्य परिषद का उल्लेख है। राज्य के आपस में अथवा संघ में विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता, अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है।
वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य और अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जो संघ और राज्यों दोनों के लिए है। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? आंसर ऑप्शन सी, 1980 के दशक में। यद्यपि 1960-70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था। कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक 1971 से 80 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। धन्यवाद।